नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2021 के पेपर को हम डिस्कस करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करने से पूर्व हम आपको ये बता देते हैं, इससे अवगत करा देते हैं कि जैसा कि आपने संस्कृत ऑप्शनल को चूज किया है या अभी नहीं भी किया है, आप इसको देख रहे हैं कि कैसा विषय है, तो अधिकतर विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में ये प्रश्न तो कहीं न कहीं बनता ही है कि एक मानक उत्तर किस प्रकार का होता है, एक सटीक आंसर कैसा होना चाहिए ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब चूंकि ये एक फैक्ट भी है कि पूरे इस ओवरऑल एग्जाम में एक ऑप्शनल एक ऐसा विषय है जो पूरा गेम चेंजर है, यानी कि एक बहुत बड़ा कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर्स किस तरीके से प्रेजेंट करने चाहिए, किस तरीके से उनकी रूपरेखा होनी चाहिए, उस विषय को भी हम साथ ही कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर एनालाइज और डिस्कशन की जो सीरीज है, इस सीरीज में इस प्रकार के आपके डाउट जो भी हैं ये भी साथ ही क्लियर होते जाएंगे कि एक मानक उत्तर किस प्रकार से लिखा जाता है, एक सटीक आंसर कैसा होना चाहिए। ठीक है, टू द पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। तो हम बात करेंगे पेपर 1 की। इस सीरीज में अभी पेपर 1 चल रहा है, ठीक है, 2021 का। तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। अब चूंकि आपको पता होगा कि पेपर 1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण से संबंधित होता है, क्योंकि यूपीएससी ने इसके पाठ्यक्रम में मूलतः 5 टॉपिक दिए गए हैं, आपको पता भी होगा, जैसे संज्ञा प्रकरण, ठीक है, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण और वाच्य प्रकरण। ठीक है, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में से ये पूरा प्रश्न कवर होता है। तो आपको करना क्या है, इन 5 विषयों को अर्थात 5 ये 5th टॉपिक है, इनको कवर कर लेना है अच्छे से। और ध्यान रहे ये संस्कृत भाषा में आपको लिखना होता है। अब संस्कृत भाषा शब्द को सुन करके डर मत जाइएगा कि ये तो संस्कृत में ही लिखना है हमें। तो संस्कृत कोई कठिन कार्य नहीं है। संस्कृत भाषा आप सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे आप संस्कृत बैकग्राउंड से हो अथवा ना हो। मीमांसा पर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं भी है बट फिर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो और चूंकि इसकी ट्रांसलेशन आपको पहले बेसिक चीजें क्लियर करवाई जाती है, कवर करवाई जाती है, जैसे कि आप कुछ वीडियोस अभी सीरीज चल भी रही है हमारी ट्रांसलेशन की, संस्कृत ट्रांसलेशन की, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके इस किसी भी प्रकार का एग्जाम हो आपका संस्कृत का उसमें। ठीक है, तो ये तो रही सामान्य सी बात। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न है भाई, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषा समाधेय, यानी कि नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का संस्कृत भाषा में समाधान करना है। ठीक है, संस्कृत भाषा में उनको प्रस्तुत करना है। तो पहला प्रश्न है, अधो निर्दिष्टाः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषा समाधेय, अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, उनका समाधान संस्कृत भाषा में करना है। तो यहाँ पर अब चूंकि ये पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत, इसमें ए बी सी डी ई इस प्रकार से करके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मूलतः 10 प्रश्न आते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 1 होता है, इस प्रकार से 10 हो जाते हैं कुल अंक। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, जश प्रत्याहार अंतर्गतान वर्णान दर्शय। जश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखना है। अब देखिए, आप संस्कृत बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, आपको क्लास में जब भी ये पढ़ाया जाएगा संस्कृत व्याकरण को, तो उसके पूर्व आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत का एक बेसिक रूल है कि कोई किसी भी टॉपिक को पढ़ाया जाए ग्रामर में, ग्रामर से संबंधित, चाहे वो आपके विषय में
पाठ्यक्रम में ये प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र हो अथवा न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किंतु किसी भी विषय को व्याकरण में पढ़ाया जा रहा है तो उसके पूर्व में आपको माहेश्वर सूत्र जरूर पढ़ाए जाते हैं, ये ध्यान रखिए, और उन्हीं को हम प्रत्याहार भी बोलते हैं। तो ये वहीं से प्रश्न बनता है कि जश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो आपको लिखने हैं। तो प्रत्याहारों में आपको पढ़ाया गया था जश के अंतर क्या क्या आते हैं, आपको भी ज्ञात है, जब गढ़ दश, ठीक है, जब गढ़ द। तो ये आप लिख सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रानुसार जश प्रत्याहार अंतर्गत वर्णा संति जब गढ़ द, इस प्रकार से, ठीक है। एक लाइन में आपको मात्र उत्तर प्रस्तुत करना है, जो कि ये क्या है, मार्क्स भी एक ही, ठीक है इसका। तो उसी हिसाब से अब चूंकि यहाँ पर कोई दिया नहीं है शब्द सीमा नहीं कि आपको कितने शब्दों में लिखना है, कितनी पंक्तियों में लिखना है, तो 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 लाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना। अगला प्रश्न है का अनुनासिक संज्ञा सूत्र निर्देश पूर्वकम व्याख्यायिता, यानी कि अनुनासिक संज्ञा सूत्र क्या है, उसको सूत्र को निर्देश पूर्वक उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करके मतलब उसको समझाना है। तो का अनुनासिक संज्ञा प्रकरण से ये पूछा गया प्रश्न है कि अनुनासिक संज्ञा क्या होती है। तो मुख नासिका वचन अनुनासिक जो सूत्र है वो आपको एक सूत्र लिखना है और कुछ नहीं करना, और उसी सूत्र को एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना। तो सूत्र लिखने का हाफ नंबर तो सूत्र लिखने का और हाफ नंबर उसको एक्सप्लेन करने का, इस प्रकार से क्या हो गया आपका 1 मार्क, ठीक है। तो आप इस सूत्र को एक्सप्लेन कर दीजिए कि भाई मुख और नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मुखे नासिका से वर्ण से उच्चारणम क्रियते तस्य अनुनासिक संज्ञा होती। उदाहरण स्वरूप है यम गणना, ये 5 वर्ण है जो कि मुख और नासिका से इनका उच्चारण स्थान आपको पढ़ाया गया था। तो ये 2 मूलतः इनके उच्चारण होते हैं, 2 उच्चारण स्थान होते हैं। अगला प्रश्न है संयोग संज्ञा सूत्रम किम तस्य का अर्थ व्याख्यायिता, यानी कि संयोग संज्ञा सूत्र क्या है वो उसका अर्थ बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो संयोग संज्ञा सूत्र भी संज्ञा प्रकरण से संबंधित है, जैसे कि आपको भी ज्ञात है हल और अंतरा संयोग सूत्र है। एक लाइन में लिख दीजिए, आधा मार्क्स इसका है और आधा मार्क्स इसको एक्सप्लेन कर दीजिए भाई कि हल वर्ण जो होते हैं उनके मध्य में अच्छ वर्णों का अभाव होना और उनका संयोग होना, अच्छ वर्णों के अभाव के साथ में संयोग होना ही क्या है, संयोग संज्ञा होती है, ठीक है। तो हल मध्य अनंतरा अच्छ अभाव संयोग संज्ञा भवती। जैसे कि इंद्र, तो इंद्र में न द र क्या है, ये इनमें अच्छ वर्णों का अभाव है, अर्थात हल वर्णों का संयोग हो रहा है हलोन्तरा सूत्र से। तो इस प्रकार से इस सूत्र का ये उदाहरण आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सुधी धन उपास्य केन सूत्रेण इकार स्थाने यकार आदेश भवति। कितना सिंपल सा प्रश्न है कि सुधी धन उपास्य, ठीक है, ये कौन से सूत्र से इकार के स्थान पर यकार आदेश हुआ है। तो आपने यह संधि का अध्ययन किया, सर्वप्रथम आपको पढ़ाया गया है इको यंशी। तो आप लिखिए कि इको यंशी इति सूत्रेण इकार से स्थाने यकार आदेश भवति, ठीक है। कौन से सूत्र से हुआ, इको यंशी से। तो इस सूत्र के माध्यम से इक के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, यण आदेश हो जाता है अस्वर परे होने पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिर्फ एक नंबर के प्रश्न है, एक लाइन में, एक 1.5 लाइन में आपको ये प्रश्न लिखने होते हैं, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना। अगला है तल्लयः सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेद विधेय। तल्लय का संधि विच्छेद करना है आपको, तो तत् धन लयः, ठीक है, ये हलंत रहेगा आधा, ठीक है। तो तत् धन लय कौन से सूत्र से हुआ है, तोड़ली। पीछे पूर्ण विराम जरूर लगाइएगा, चाहे सूत्र लिखते हैं या सूत्र को एक्सप्लेन करते हैं, उदाहरण लिखते हैं तब भी पूर्ण विराम लगाइए। इससे प्रश्न जो आपका उत्तर है वो पूरा बनता है पूर्ण विराम से।
इससे ये ज्ञात होता है कि हाँ आपका उत्तर समाप्त हो गया। अब आप पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं तो इसका ये तात्पर्य होता है कि आपका उत्तर समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात आपका अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कार्य नहीं करना है आपको। उत्तर भी पूरा लिख रहे हैं और फिर अंक भी कटा रहे हैं तो वो उचित बात नहीं, इसलिए पूर्ण विराम जरूर लगाइए किसी भी उत्तर को पूरा करने के उपरांत या लाइन पूरी होने पर। ठीक है, तो ये प्रश्न है, अब इनको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर सूत्र तो आपने लिख ही दिया था संधि विच्छेद करके। अगला प्रश्न है यवेभ्यो गाम वार्यति रेखांकित पदस्य सकारणम विभक्ति निरूपित। यवेभ्यो गाम वार्यति यानी कि यवों से वो गाय को रोकता है। मतलब जो भी अनाज वगैरह होते हैं, कोई किसान है मान लीजिए, वो उसकी फसल है तो उसकी फसल से वो गाय को क्या कर रहा है, वार्यति रोक रहा है, ठीक है, हटा रहा है। तो वारण अर्थ वाली जो धातु अगर कहीं प्रयुक्त की जाती है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, वो कारण सहित आपको यहाँ क्या करनी है, रेखांकित पद की कारण सहित विभक्ति लिखनी है। ठीक है, तो वारणार्थम वारण अर्थ वाली धातुओं के योग में एक सूत्र आता है वारणार्थ नाम इप्सितः। इस सूत्र से क्या होता है, अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, तो किसी भी किसी का भी वारण अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर वारणार्थ नाम इप्सितः इस सूत्र से अपादान संज्ञा होती है। और यहाँ पर क्या है, वार्यति, जो कि ये धातु आई है, ठीक है, क्रिया आई है, तो वार्यति योगे अर्थात अथवा आप लिख सकते हैं कि वारण धातु योगे वारणार्थ नाम इप्सितः सूत्रेण अपादान संज्ञा होती। एक लाइन में, डेढ़ लाइन में इतना लिखना है बस। अगला प्रश्न है जो कि समास से संबंधित है, ये कारक से संबंधित था। ठीक है, ये रूपस्य योग्यम समासम समासम समास नाम च दर्श्यते, यानी कि रूपस्य योग्य में समास का नाम आपको लिखना है। तो समास करके समास का नाम लिखना है। समासम का मतलब इसका सामसिक पद और समास नाम मतलब इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपका समास है समासिक पद है अनुरूपम। अब इसके बाद में आप इसका नाम लिख दीजिए। इसमें कौन सा समास है, अव्यय भाव समास। ठीक है, तो आप इसको, आधा मार्क्स तो इसका है और आधा मार्क्स इसका। इस प्रकार से ये आपका जो है पूरा प्रश्न कवर होता है। उत्तर इस प्रकार से खुद प्रस्तुत करना है। अब अनुरूपम आप लिखेंगे कि भाई रूपस्य योग्यम का समासिक जो पद है वो अनुरूपम है और समास का नाम क्या है, अव्यय भाव। तो आप इसको थोड़ा सा ये 2-3 शब्दों में लिख सकते हैं कि तत्र अव्यय भाव समास अस्ति। यहाँ पर कौन सा समास है, अव्यय भाव समास है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है मात्र सदृश विग्रहम समास नाम सदृश। मात्र सदृश, इसका आपको विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। ये भी समास है तो इसका विग्रह कीजिए, मात्रा सदृश है। मात्रा यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, एक तरीके से आपको लिखनी है। तो यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है तो आप लिख सकते हैं इत्युत्र तृतीय तत्पुरुषः समासः अस्ति, बस इतना सा उसको विग्रह कर दीजिए, फिर नीचे समास का नाम लिख दीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इस प्रकार से एकदम टू द पॉइंट आपको चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है, तब प्रश्नों के जो उत्तर आपने लिखे हैं ना उनके मार्क्स पूरे मिलते हैं। अब पूर्ण विराम नहीं लगाया वो अलग बात है, वो भी आपको ध्यान में रखना है चीजें। अगला प्रश्न है बालिका गृहं गच्छति वाच्य परिवर्तनं क्रियताम्। बालिका गृहं गच्छति, इसका वाच्य परिवर्तन आपको करना है। तो पता है वाच्य परिवर्तन करते वक्त जो करता है वो तृतीय विभक्ति में होता है। तो और जो क्रिया है वो मतलब चेंज हो जाती है। ग्रहम है तो ये भी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे बालिका है तो आप लिख सकते हैं तृतीय विभक्ति बालिका या, ठीक है, ग्रहम गम्यते। ठीक है, अगला भी वाच्य परिवर्तन है तेन किम कृतम, वाच्य परिवर्तनम क्रियताम। तेन
किम प्रथमा, यहाँ पर तृतीय विभक्ति ऑलरेडी है तो इसको प्रथमा में कन्वर्ट करना है। तो तेन का प्रथमा में विभक्ति में क्या होता है? स, सह, किम वैसा का वैसा ही आ जाएगा। और कृतम का बन जाएगा तो तुप प्रत्यय लग के कृतवान आप लिखिए। ठीक है, पूर्ण विराम। तो ये पहला प्रश्न है जो 10 अंक का आपका यहाँ पर पूर्ण होता है। अब अगला प्रश्न है, मतलब इसी के अंतर्गत बी वाला। तो बी वाला प्रश्न है, अधोनिर्दिष्टेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां ससूत्रं विभक्ति निरूपणं संस्कृतभाषया करणीयम्। यानी कि नीचे निर्दिष्ट किए गए वाक्यों में रेखांकित पदों को सूत्र सहित विभक्ति निरूपित करने, मतलब विभक्ति लिखनी है संस्कृत भाषा में। ठीक है, करना है। अब यहाँ पर कोई शब्द सीमा नहीं दी गई है आपको, और न ही ये बताया गया है कि बस इतनी पंक्ति में लिखना है। तो जाहिर सी बात है प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वो 2 है। तो 2 के हिसाब से आप 2 से 3 लाइन में, 3-4 लाइन में आपको ये प्रस्तुत करना है, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहते हैं आगे। ठीक है, 4 तो अधिक हो जाएंगे, तो 3 और 4 के बीच में ये शब्द सीमा आपको रखनी है। तो पहला प्रश्न है इसमें द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि तो प्रथमा विभक्ति है, नापने, मापने, तोलने के अर्थ में प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रा, प्रथमा सूत्र से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। अब द्रोण चूंकि मुट्ठी भर है, ठीक है, तो ये भी एक मापने के अर्थ में हो गया। व्रीहि चावल, तो जो भी है अनाज वगैरह, तो मापन हो गया एक तरीके से कि वह मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर तंदूर। तो मापने, नापने, तोलने के अर्थ में, लिंगवाची शब्दों में, अलिंगवाची शब्दों में, परिमाण अर्थ वाले शब्दों में। ठीक है, वचन वचन मात्रे का मतलब है वचन वाले शब्दों में, जैसे एक, दो, बहु। तो वचन होते हैं ना 3 वचन, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उस प्रकार से ऐसे जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वहां पर प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सिंहो वनम अध्यास्ते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखते ही ज्ञात हो गया होगा कि भाई यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वनम में यहाँ पर द्वितीय आपको वैसे ही नजर आ रही है रेखांकित पद में। और दूसरा पहचानने का कारण क्या है? अधि उपसर्ग पूर्वक आपके क्या आ रही है? आज धातु, क्योंकि सूत्र है अधिशीलता साम कर्म। इस सूत्र से क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। तो अधि शी साम सूत्र क्या कहता है कि अधि शी और आज उपसर्ग पूर्वक, सॉरी, अधि उपसर्ग पूर्वक शी आस इत्यादि धातुएं आती हैं, तो वहां पर कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब यहाँ पर आपको देखिए 2 सूत्र लगाने हैं। अधिशेषतासाम कर्म तो लगाएंगे से, उससे तो सिर्फ कर्म संज्ञा हो रही है। बात तो यहाँ पर विभक्ति की जा रही है ना, कि विभक्ति आपको लिखनी है। अब इसमें वनम में कौन सी विभक्ति कैसे आप प्रस्तुत करेंगे? तो ये अगर आप नहीं लगाते हैं कर्मणि द्वितीय, तो फिर ये आधा होगा, यानी कि आपको 1 मार्क्स मिलेगा, आधा आधा नंबर मिलेगा इस प्रश्न से। तो इसको प्रश्न को पूरा, इसमें से पूरा अंक लेने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको दोनों सूत्रों को लगाना होगा। लिख सकते हैं कि वही तित्र अधि उपसर्ग पूर्वकम आज धातु योग्य वन रूपी आधार से अधिशेषतासाम कर्म इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा भूत्वा कर्मणि द्वितीय इति सूत्रेण द्वितीय विभक्ति भवति। फिर पूर्ण विराम करिए। इस प्रकार से सटीक आंसर लिखा जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है। सिस्टमेटिक वे से जब आप प्रेजेंट करेंगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकते उसमें से, बस आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगला प्रश्न है, मासेन व्याकरणम अधीतम, यानी कि वो मास भर से व्याकरण का अध्ययन कर रहा है। अब एक प्रश्न है, जैसे कि काला धन और अत्यंत संयोग वाला, जो कि द्वितीय विभक्ति में आता है, आप पढ़ते भी हैं। ठीक है, वार्तिक। तो अब इसमें उसमें फल की प्राप्ति हो जाती है, इसमें ये इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। कौन से सूत्र से? अपवर्गित प्रत्यय से।
इसमें एक फैक्ट की बात आपको ध्यान रखना चाहे तो ये रखिए कि मासन शब्द प्रयोग किए गए, वे मास भर से वो अध्ययन कर रहा है लेकिन प्रोसेस चल रही है, अध्ययन चल रहा है या हो रहा है। तो एक मास भर, कोष भर, ये काल, मार्गवाची जो भी शब्द आते हैं वहां पर आपको वर्गीय तृतीय से तृतीय भक्तृतीय, क्योंकि यहाँ पर ये निश्चित नहीं हो रहा है कि उसका व्याकरण समाप्त हो गया है, उसको उसका फल मिल गया है, यानी कि फल प्राप्त नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था में कालवाची जो शब्द आ जाता है, जैसे कि मास आ गया, एक मास यानी कि मास का मतलब है महीना, तो एक महीने से वो व्याकरण का अध्ययन कर रहा है। तो कालवाची शब्दों में, मार्गवाची शब्दों में, मार्ग का मतलब है जैसे कि कुटिला नदी, कोशम कुटिला नदी, तो कोस भर से वो नदी क्या है, कुटिल है, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी है, कोस भर से, तो कोस भर का क्या तात्पर्य है, मार्गवाची शब्द आ गया। तो इस प्रकार से कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अपवर्गित तृतीय विभक्त सूत्र से लेखांकित पद में तृतीय विभक्ति हो जाती है। एक दो तीन लाइनों में आपको लिख देना है, 3 लाइनों में मात्र, ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, अगला है पुष्पेभ्यः स्पृहयति। पुष्पेभ्य स्पृहयति, इसमें आपको भी ज्ञात है चतुर्थी विभक्ति है, बहुवचन रूप है क्योंकि पुष्पेभ्यः। ठीक है, कहीं लोग इसमें थोड़ा सा दिग्भ्रम हो जाते हैं कि वो इसको चतुर्थी की जगह पर पंचमी कर डालते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप इसमें लिख सकते हैं स्पृहयति, एक सूत्र आता है स्पृहरित्यतः, आपने पढ़ा भी है चतुर्थी विभक्ति में, सारे सूत्र आपने अध्ययन किए हुए हैं जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इत्यत्र स्पृह धातोः योगे स्पृहरित्यतः इति सूत्रेण संप्रदान संज्ञा भवति, तथा च चतुर्थी संप्रदाने सूत्रेण लेखांकित पदे चतुर्थी विभक्ति भवति। इस टाइप से आपको आंसर प्रस्तुत करने होते हैं। अब देखिए, कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं ना, तो सूत्रों के रूप में विशेष तौर से मैं कहूंगी, कुछ सूत्र होते हैं जो संज्ञा करते हैं, कुछ सूत्र होते हैं जो विभक्ति करते हैं, जैसे कि कर्म संज्ञा करता है, कर्ण संज्ञा करता है, यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो रही पुष्पेभ्य में है, कौन से सूत्र से, प्रहरित सूत्र से। ये तो विभक्ति नहीं कर रहा, बात तो विभक्ति की हो रही। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिए, पूरे अंक प्राप्त करने हैं उसके लिए फिर चतुर्थी विभक्ति का लाने के लिए आपको चतुर्थी संप्रदान सूत्र लगाना होगा, तभी पूरे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चतुर्थी संप्रदान सूत्र से क्या हो जाता है, रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है ग्रामस्य दक्षिणेन। इसमें काफी लोग दिग्भ्रम हुए होंगे, जाहिर सी बात है, प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब है ग्रामस्य दक्षिणेन, तो गांव से दक्षिण की ओर। अब देखिए, इसके लिए एक सूत्र आता है षष्ट्य शर्त प्रत्यय। इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति इसमें मानी जाती है, किंतु यहाँ पर द्वितीय विभक्ति भी मानी जाती है। ठीक है, एनपा से, एनपा करके ऐसा सूत्र आता है, एनपा, एनप, एनप होता है। तो यहाँ पर ये हलंत्यम से इसका लोप हो जाता है, संज्ञा होकर के तशी लोप से लोप हो जाता है, एन से रहता है। ठीक है, एन आदि ते जो भी प्रत्यय होते हैं, तो उनमें कहते हैं कि एनप, एनप जो प्रत्यय है इसके योग में द्वितीय के साथ साथ में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति भी होती है, यानी कि 2 विभक्तियां के साथ में होती है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको लिखिएगा। ठीक है, अगला इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां सूत्राणाम अर्थोदाहरणानि संस्कृत भाषा 3-4 पंक्तिः प्रदेयानि। नीचे लिखी गए सूत्रों का उदाहरण, अर्थ उदाहरण आपको संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना है। यहाँ पर शब्द सीमा दे दी, पंक्ति दे दी है, 3 से 4 पंक्तियों में ही आपको प्रस्तुत करना है। तो उस हिसाब से ये भी 3-4 पंक्तियों के हिसाब से आपको लिखना है, क्योंकि अंक भार समान है, प्रश्न भी समान है। ठीक है, 5 प्रश्न है, तो इसमें सूत्र है टोटल। पहला सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम इस संज्ञा सॉरी, ये इस संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, और आप लिख सकते हैं, देखिए कोई भी प्रत्याहार होता है तो उसके अंत में जो वर्ण होता है वो हलंत होता है।
तो हलंत्यम से उस अंतिम वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये इसका प्रमुख कार्य है। तो इस हलंत्यम सूत्र को आप लिखिए, एक्सप्लेन कर दीजिए भाई। एतत् इत्संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, इत्संज्ञा उपदेश्य अवस्थायाम अन्ते स्थितः हल इत्संज्ञा भवति। हल जो अंतिम वर्ण होता है उसकी इत्संज्ञा हो जाती है, और फिर हम क्या कर देते हैं, नॉर्मली तस्य लोप से उसका लोप कर देते हैं। जैसे कि अब इसमें उदाहरण आप दे सकते हैं कि भाई अच प्रत्याहार है, ठीक है, तो अच प्रत्याहार में अ ई ऊ ण 4 वर्ण आ जाते हैं। अ ई ऊ ण, तो ण क्या है, हलंत है, तो ण का यहाँ हलंत्यम से लोप हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर के आप दे रहे हैं ना, तो उसमें उदाहरण देने हैं भाई। अर्थो उदाहरण आने का तात्पर्य है कि एक सूत्र को तो एक्सप्लेन करना ही है, परंतु उदाहरण सहित, ठीक है, तभी पूर्ण मार्क्स मिलेंगे। अलग है अगला है आदगुण। हाँ, आदगुण क्योंकि संधि से संबंधित है, आदगुण सूत्र गुण संधि विधायक सूत्र है, ठीक है। एतत् गुण संधि विधायक सूत्रम अस्ति। एतत् सूत्रम कथयति यत् यदा अवर्णात् अ आ इ, मतलब कि ह्रस्व अ दीर्घ अ प्लुत अ परे अच भवति तर्हि पूर्व पर स्थाने क्या हो जाती है, गुण। तो गुण में अ ए ओ आदेशम भवति, जैसे कि उपेंद्र, उपधन, इंद्र, ठीक है। तो उदाहरण भी आपको प्रस्तुत करने। अक सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि, एतत् सूत्रम दीर्घ संधि सूत्रम अस्ति। एतत् सूत्रम कथयति यत् अकवर्ण अ इ उ ऋ ऋ परे सवर्ण अश प्रत्याहार होता है। अश प्रत्याहार का मतलब है अ इ उ ऋ ऋ ए ओ। तो मैं ये जो वर्ण बोल रही हूँ ना, ये आपने प्रत्याहार पढ़े हैं क्लासेस में, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे अच, तो अच का मतलब है अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ भवति तर्हि पूर्व एवं परिस्थाने दीर्घ एकादेशम भवति। तो दीर्घ एकादेश अकसवर्ण दीर्घ सूत्र से आपको इस प्रकार से लिखना है। दीवः कर्म च, ये भी यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति है, दीह कर्म, ठीक है, इनको मिटा देते हैं। प्रश्न है दिवः कर्म च, कारक से संबंधित है, ठीक है, कारक का सूत्र है। तो ये क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है, कर्म संज्ञा कर्ण संज्ञा साथ करता है, ठीक है, यानी कि द्वितीय और तृतीय भक्ति। तो कहते हैं एता सूत्रम कर्म संज्ञा कर्ण संज्ञा च करोति, ये जो है कर्म संज्ञा करता है। एता सूत्रम कथयते दी धातु साधकतम कारकम कर्म संज्ञकम कर्ण संज्ञकम च भवति, यानी कि दी धातु की योग में क्या होती है, यहाँ पर दी धातु कर्म सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है, और साधकतम कार्यक्रम, यहाँ पर कोई कार्य साधित हो रहा है तो वहाँ पर अथवा करके, यानी कि उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कि अक्षय अक्षान, वक्षय अक्षान व दिव्यति, दिव धातु आ रही है, दिव धातु का प्रयोग किया जा रहा है, दिव्यति। तो उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं तो उदाहरण से प्रस्तुत करना है इस प्रकार, तभी तो उत्तर का कोई तात्पर्य निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है न निर्धारण। न निर्धारण कुछ अलग ही टाइप से पूछा गया है। आप लोग काफी दिग्भ्रम में होंगे मोस्टली पीपल, ठीक है। यहाँ पर षष्ठी तत्व का एक निषेधक सूत्र है, द्वितीय अध्याय का दूसरा पाद का 10वां सूत्र है। निर्धारण के अर्थ में षष्ठी तत्व समास नहीं होता है। ये कहता है कि निर्धारण जो सूत्र समास से संबंधित सूत्र है ये, और षष्ठी तत्व समास नहीं होता है निर्धारण के। तो निर्धारण लिख सकते हैं, निर्धारण अर्थ षष्ठी तत्व समास न भवति। जैसे नृणाम द्विजः श्रेष्ठ, नृणाम ब्राह्मणः श्रेष्ठ, इस प्रकार से। तो ये आपको ऐसे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जिनका आपको संस्कृत में उत्तर प्रस्तुत करना है शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसमें, ये 10-10 अंक के पूछे जाते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्रम सारम वर्णानाम स्थान प्रयत्न विवेचनम करणीयम। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों का स्थान प्रयत्न की विवेचना करनी है, यानी कि उनका स्थान प्रयत्न आपको बताना है।
तो स्थान प्रयत्न अध्ययन करते हुए हमने आपको बताया था कि स्थान प्रयत्न 2 प्रकार के थे, यानी कि प्रयत्न कहें या यत्न कहें, एक बात है। तो ऐसा कहा जाता है यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यशः, यानी कि यत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। तो अभ्यंतर में मूलतः 5 प्रयत्न होते हैं, जैसे कि स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् वृत्त, विवृत, संवृत्त इत्यादि। उसी प्रकार से बाह्य होते हैं, तो बाह्य में कहते हैं कि बाह्य प्रयत्न एकादशदा विवाह संवार श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात स्वरित शेति। तो इसमें कहते हैं कि भाई 11 होते हैं, जैसे कि विवाह हो गया, संवार हो गया। बाह्य प्रयत्न में 11 प्रयत्न होते हैं, विवाह, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ठीक है, इस प्रकार से इनको आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई अब विवाह में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, संवार में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, इनको एक्सप्लेन कीजिए, आप बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कर्मधारय समासम आश्रित एको निबंधो लेख्य। कर्मधारय समास पर आपको एक निबंध लिखना है संस्कृत में। तो कर्मधारय समास, अब आप थोड़ा मतलब आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई कर्मधारय समास से क्या, इस पर क्या निबंध लिखेंगे। तो देखिए, कर्मधारय समास को आपको किस तरीके से प्रस्तुत करना है, इसमें पहले इसके विषय में बताइए, इसकी परिभाषा बताइए, इसके भेद जो कि 3 4 5 भेद हैं इसके, वो लिखिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए, फिर उनके साथ के साथ ही आपको उदाहरण लिखने हैं। ये एक सिस्टमेटिक वे है जिस तरीके से आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं अच्छे से अच्छे ढंग से। जैसे अब इसके आप लिख सकते हैं कि समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का समानाधिकरण समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कृष्ण सर्प। अब इसके भेद, आप भेद बता सकते हैं, इसमें बहुत और भी 4 5 भेद होते हैं। उपमान पूर्व पद कर्मधारय, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। इस प्रकार से उनको एक्सप्लेन करते जाइए, फिर उदाहरण उनके साथ के साथ लिखते जाइए। एक तरीके से आप ये जो तरीका अपनाएंगे, यहाँ पर आप बेस्ट अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये एक, इसे मैं इस प्रश्न के लिए बात नहीं कर रही हूँ, इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं, जैसा कि 2021 के पेपर में भी हम डिस्कस किए हैं, वहां पर भी स्थान प्रयत्न से संबंधित बाह्य प्रयत्न पर सवाल पूछा गया है। ठीक है, और इसी से संबंधित वहां पर समाज से भी सवाल, ये आपको समाज पर भी निबंध लिखना था। तो यहाँ पर समाज का एक भाग है कर्मधारय समास। यहाँ पर कर्मधारय समास जो कि उस पर आपको उसके अंदर के भेद लिखना, एक्सप्लेन करके। तो जब, चूंकि अब आज कर्मधारय का पूछा गया है, 2021 में कर्मधारय का पूछा गया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए इसमें आपसे अव्यय भाव का भी पूरा टोटली पूछा जा सकता है कि अव्यय भाव समास को एक्सप्लेन कीजिए, उस पर निबंध लिखिए। उसी प्रकार से संधि पर बन गया, संधि पर, कारक पर। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं, चाहे वो संधि से संबंधित हो, कारक से संबंधित है, या फिर समास से संबंधित है, संज्ञा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जैसे ये संज्ञा से यहाँ पर प्रयत्न पूछ लिया, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये एक तरीके से, जैसे मैंने बताया, एक सिस्टमेटिक वे है, उनको सटीक आंसर उनको बोलते हैं जो टू द पॉइंट बता रहे, बिना किसी चीज में उलझे हुए। ठीक है, तो यहीं पर अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।